आज मैं हैदराबाद के टी हब में हूं, जो भारत के स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है और इसे स्टार्टअप इंजन भी कहा जाता है। जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, उसको भी बिजनेस बोलते हैं। थोड़ा रिस्क लेते हैं वो जब वो बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन वो बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता जितना स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि काफी रिस्क लेते हैं जिससे उनको इतना एक्सपेंशन मिल जाए 2-3 सालों में, जो दूसरे बिजनेस 10, 15, 20 साल में करते हैं वो 2 साल में करना चाहते हैं। इसलिए वो स्टार्टअप, उनको स्टार्टअप बोलते हैं। मैंने एक इन्वेस्टर फर्म शुरू किया जिससे मैं दूसरों को मेंटरिंग दूं, जिससे मैं अपना इन्वेस्टमेंट्स दूं, और ऐसे स्टार्टअप को बैकिंग करना शुरू किया 2006 में। काफी वो स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल बातें तो सब जानते हैं, काफी दूसरों से ज्यादा ही जानते होंगे, लेकिन बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। और कस्टमर के साथ डील करना, उनके साथ नेगोशिएट करना, उनके साथ धंधा करना उनको इतना आता नहीं है, उनको ये सिखाना पड़ता है। तो ये हम करते हैं टी हब में। तो हमारा जो ये कॉर्पोरेट इनोवेशन का जो काम हो रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि इंडिया का मार्केट भी थोड़ा और अच्छा होगा उनके लिए। आई थिंक ऑल दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पश्चिमी देशों के हिसाब से न ही हमें व्यापार की उद्यमता थी और न ही विकास की क्षमता। उनका ऐसा मानना था कि जिस दिन भारत ग्लोबल मार्केट के लिए अपने द्वार खोल देगा, हमारी जर्जर अर्थव्यवस्था उसी दिन खत्म हो जाएगी। और आखिरकार 1991 में वो दिन आ गया जब हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हमें लिबरलाइजेशन का सहारा लेना पड़ा। लिबरलाइजेशन हुआ और दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्रवेश कर गई, लेकिन विश्व को ना तो हमारी अर्थव्यवस्था का अंदाजा था और ना ही हमारी क्षमता का। आज 25 सालों बाद भारत की तस्वीर विश्व की सोच से बिल्कुल विपरीत है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हम पर राज करके हमें गुलाम बनाया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक आज एक भारतीय हैं। आर्सेलर कंपनी खरीदकर लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बन गए। और फिर यूके की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैगुआर टाटा ने खरीद ली। भारतीय कंपनियां एमएनसीज को मात दे रही हैं। आपको याद होगा जब पूरा विश्व रिसेशन से ग्रस्त था, तब भारत की इकोनॉमी जरा भी नहीं डगमगाई। पूरा विश्व इससे अचंभित रह गया था और जब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो जवाब हमारे आर्थिक आंकड़ों में नहीं, हमारे डीएनए में मिला। आज से 2500 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ उद्यमी युवा मौजूद थे और इसका उदाहरण हमें मिलता है उपासक दसंग नाम के एक जैन ग्रंथ में। सद्दल पुत्र नाम का एक युवा था जो एक करोड़पति बाप का रईस बेटा था। उसके पास 3 करोड़ सोने की मोहरें थी। उसने सबसे पहले 1 करोड़ मोहरें बचत खाते में डाल दी, 1 करोड़ अपनी जरूरत की चीजों के लिए रखी और 1 करोड़ उसने अपने व्यवसाय में निवेश किया। पुष्पापुर शहर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, इस शहर के बाहर सद्दल पुत्र ने कुछ कुशल कुंभकारों को बिठाकर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। उस वक्त में सिर्फ एक तरह के घड़े बनते थे, लेकिन सद्दल पुत्र ने उन कुंभकारों से सिर्फ घड़े ही नहीं बल्कि सुराहियां, खिलौने, बर्तन, कढ़ाइयां ये सब बनवाने शुरू किए। इससे लोगों की तरह तरह की जरूरतें पूरी हो गई और सद्दल पुत्र एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। इस प्रसंग से एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एक्यूमेन और फंड मैनेजमेंट, इन तीनों के उदाहरण मिलते हैं। हमारे भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है, वैश्य समुदाय, जिसे हम वाणिक या बनिया समुदाय भी कहते हैं। रिस्क लेना, एक दूसरे के सहारे से बिजनेस को आगे बढ़ाना, समाज के लिए कुछ करना और भविष्य के लिए बचत करना, ये सारे गुण इस समुदाय में कूट कूट के भरे हैं और यही तो उद्यमता की निशानी है। आज से 300 साल पहले तक हमारा देश
उद्यमी व्यवसायों का देश था और इसीलिए विश्व की जीडीपी में हमारा 30 से 35% तक योगदान था। भारत के व्यवसायों को नष्ट किया अंग्रेजी राज ने। अंग्रेजों ने हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ सामान सप्लाई करने वाले व्यापारी बना दिया और वो स्वयं एंटरप्रेन्योर्स बन गए। इतिहासकारों के अनुसार ऐसे 2 समय थे जब भारतीय उद्यमता को उभरने का अवसर मिला। पहला अवसर था दोनों विश्व युद्धों के बीच का समय। उस समय बहुत नए व्यापार सामने आए क्योंकि हमारे देश की आंतरिक हालत बदल रही थी। लोगों के रवैयों में क्रांति थी, समाज में क्रांति थी, स्वयं को स्थापित करने की लगन और अपने विकास के प्रति सजगता बढ़ रही थी। तब लोगों में उद्यमता जागृत हुई। टाटास ने अपना व्यापार इसी दौरान स्थापित किया था। उद्यमता के पनपने का दूसरा समय था आजादी के तुरंत बाद का समय। देश को नए सिरे से बनाने का लक्ष्य था, जोश था अपने आप को सिद्ध करने का, सशक्त करने का, और सरकार की दखल बिल्कुल नहीं थी। हमारे हाथों से उद्यमता की लगाम छूटी लाइसेंस राज के आने की वजह से। एक व्यापार के लिए 50 तरह के लाइसेंसों ने और लाल फीताशाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर आया लिबरलाइजेशन और फिर आया Y2K और इस बार भारत के युवाओं ने ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया। ये युवा पारंपरिक व्यवसायी परिवारों से नहीं थे, ये मध्य वर्ग से थे। इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इनके पास थी इनोवेशन, इनके पास थी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे जरूरी बात, रिस्क लेने की हिम्मत। इन सारी खूबियों ने निवेशकों को इनकी ओर आकर्षित किया और जन्म हुआ स्टार्टअप की दुनिया का। लेकिन इस बार स्टार्टअप्स को इस सुनहरे दौर तक लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारत में चलाए जा रहे स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव को। स्टार्टअप इंडिया योजना देश के युवाओं की नई सोच का स्वागत करती है और उनकी इस सोच को व्यवसाय में बदलने का प्रोत्साहन देती है। इसके तहत छोटे उद्योगों की फंडिंग की जाती है, उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं। साथ ही व्यवसाय के पहले 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलती है। आपके अद्भुत और नए आइडियाज की सुरक्षा के लिए उसे पेटेंट करवाने की भी सुविधा है और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है और यदि व्यवसाय में अड़चने हो तो 90 दिनों में उसे बंद करने का भी प्रावधान है। स्टार्टअप की दुनिया में पहले गौर नवीनता पर हुआ करता था, लेकिन अब क्रांतिकारी स्टार्टअप्स बनने लगे हैं। अगर आपके पास रचनात्मक सोच है तो स्टार्टअप इंडिया आपको स्टार्ट दिला ही देगी और यही साबित किया है नोएडा की स्वाति तिवारी ने। स्टार्टअप्स हमेशा युवा शुरू करते हैं, ये जो हमारी धारणा है इसको इन्होंने गलत साबित कर दिया। तो जब मुझे 25 साल मैंने पावर सेक्टर में काम कर लिया तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ही लगने लगा था कि मुझे कुछ अलग सा करना चाहिए। उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था स्टार्टअप इंडिया का। हमने सोचा कि ये बहुत राइट टाइम है जब हम एक तरह से जॉब छोड़ के या अपना कुछ करने की ठानी, क्योंकि एक इकोसिस्टम वैसा बिल्ड होना चालू हो गया। हमने जनरली सबसे पहले तो DIPP स्टार्टअप इंडिया में एनरोल किया और उसके बाद उनके जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें पार्ट लेना चालू किया। तो जो हम लोग के आइडिया से कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पाया गया कि वो काफी नया आइडिया है और इस तरह का कुछ अवेलेबल इंडिया में तो क्या बाहर की दुनिया में भी नहीं है। जैसे एक वर्कर अगर हेलमेट पहन के काम कर रहा है और गर्मी की वजह से या किसी अनचाहे टाइम पे वो अपना हेलमेट उतार देता है, जिससे एक फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। उस छोटे से मूवमेंट को एक इंसान शायद ना पकड़ पाए, लेकिन हमारी मशीन कभी भी गलती नहीं करती है। वो तुरंत एक कंसर्न अथॉरिटी को हमारा सॉफ्टवेयर इंटीमेट करता है, जिससे वो कंसर्न अथॉरिटी सही एक्शन लेके सेफ एनवायरनमेंट इंडस्ट्री ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बनाए रखे। कई बार क्या होता है कि जैसे जो एकदम नई जनरेशन है वो उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कमर्शलाइजेशन करने के लिए जो एक उन्हें मार्केट में जाके अप्रोच करना होता है, कई बार वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक सर्टेन एज के बाद एक आप में खुद एक बैलेंसिंग एक्ट आ जाता है। आप बिजनेस को एक होलसम व्यू में देखना चालू कर देते हो। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को एक कोडर की तरह नहीं देखते। देखिए, आपको सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। उस सपने को साकार करना आपके हाथ में है। ठान लीजिए और सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़िए। स्टार्टअप इंडिया आपको हर तरह से सपोर्ट पूरी तरह करेगा। हमारे समाज में कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जिनकी विशेष जरूरतें हैं।
मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ गुरुग्राम की स्वाति कोहली से, जिन्होंने विशेष बच्चों के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल सोशल स्टार्टअप शुरू किया है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मैंने ठान लिया था कि मैं ऐसे बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ और मैंने डिप्लोमा किया स्पेशल एजुकेशन में और इसके बाद मैं इन बच्चों के साथ काम करने लग गई। और कुछ साल के बाद जब मेरा खुद का बच्चा हुआ, शायद मेरा पैशन इतना था कि भगवान ने मुझे एक और अपना बच्चा भी स्पेशल दिया संभालने के लिए। एजुकेटेड होने के बावजूद चैलेंज आए क्योंकि ऑटिज्म में हर बच्चा एक बच्चे से डिफरेंट होता है और मुझे उसमें सिम्टम्स लगे कि इसे कुछ इश्यूज हैं। मैंने उसकी असेसमेंट करानी चाहिए और काफी रिनाउंड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास मैं असेसमेंट के लिए लेके गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ये डिटेक्ट कर पाए कि उसे इश्यूज है और उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिखा दिया कि बच्चा ठीक है। इंडिया में 50,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। उन 50,000 बच्चों में से जो स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं, हर एक में से 6 बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्टिव इसकी बच्चे का अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हमारे ऐप का नाम है कॉग्निएबल। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू यहाँ पे हार्ट्रॉन कैंपस में गुड़गांव में गए, यहाँ पे हमको एक इंक्यूबेशन की पॉसिबिलिटी मिली नैस्कॉम के साथ में। तो हमारी ऐप के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी ऐप सिंपली बोलती है आप बच्चे के साथ खेलिए जैसे आप खेलते हैं और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दीजिए। उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो उसको एनालाइज करता है और उस वीडियो के अंदर से ये मेजर करने की कोशिश करता है कि बच्चे के उसके एज अप्रोप्रिएट स्किल्स पूरे हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। अगर नहीं है तो वो बताता है कि देयर इज रॉन्ग समवेयर और उसके लिए आपको आगे एक साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर जो डेफिसिट समझ में आ रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो बताता है कि आपको इन चीजों के हिसाब से एक प्लान बना देता है, जो प्लान हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहता है। व्हाट वाज होली लास्ट ईयर 2018 में? 2 March 2018. व्हाट वाज द डे? Friday. फ्राइडे? उस दिन कहाँ गए थे हम लोग? It was in Oli Park. 20th August 2018. Monday. Monday? Yes. Can I check? Yes. Monday. Yes, you are right. उस दिन क्या हुआ था? I went to Ghaziabad for some meetings. I went to Ghaziabad for some meeting? Yes. Oh my God, I don't even remember that. सबसे ज्यादा संख्या में स्टार्टअप्स शुरू करवाने में भारत आज तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स की रैंकिंग में हम 81 से सीधा 37 नंबर पर आ गए हैं। हमारे राज्य भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भुवनेश्वर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीसरे स्थान पर है। ओडिशा का लक्ष्य है कि देश के 3 सबसे बड़े स्टार्टअप हब्स में से एक बनना। गुरुग्राम में बहुत बड़ा इनोवेशन हब बनाया जा रहा है, जिसमें गोडाउन्स, मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर्स और इनोवेशन लैब जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यूपी राज्य ने 7 शहरों में स्टार्टअप यात्रा निकाली और इन शहरों से स्टार्टअप्स को चुनकर उन्हें इंक्यूबेशन से डेवलप करने का बीड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में स्टार्टअप को लेके भारत की क्या क्या योजनाएं हैं, जानते हैं नीति आयोग की सीईओ श्री अमिताभ कांत से। 2015-2016 में हमने देखा कि हमारे बहुत सारे युवा वर्ग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, पर इनको सिंगापुर जाकर रजिस्टर करना पड़ता था। कुछ लोग सिलिकॉन वैली चले जाते थे। तो हमको एक नया इकोसिस्टम बनाना जरूरी था स्टार्टअप के लिए। तो एक स्टार्टअप एक्शन प्लान बना और ये स्टार्टअप एक्शन प्लान करीब 22 पॉइंट्स हमने लिए और इस स्टार्टअप एक्शन प्लान का लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने 2016 को। अब आप देखते हैं तो करीब हमारे यहाँ 20,000 के करीब स्टार्टअप्स हैं और ये स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम ऐसा बना क्योंकि हमने फंड ऑफ फंड्स बनाया, इनको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दिया। अब हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली और सिंगापुर के स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि देखिए सिलिकॉन वैली बहुत एक इनोवेटिव जगह है पर वहाँ चैलेंजेस नहीं है इतने। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि पानी को कैसे रिसाइकिल करते हैं या वेस्ट को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या हम अपने फार्मर्स को सीड और फर्टिलाइजर रियल टाइम बेसिस पे कैसे सॉइल और वेदर कंडीशन के हिसाब से कैसे रियल टाइम बेसिस पर दे सकें। और अगर इनका सोल्यूशन हमारे स्टार्टअप्स निकाल पाए क्योंकि ये बड़े इनोवेटिव होते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं, तो अगर ये इंडिया का सोल्यूशन निकाल लें तो ये ना केवल हमारे हिंदुस्तान के 1.3 बिलियन लोगों के लिए एक सोल्यूशन होगा बल्कि
आगे चल के करीब 7.5 बिलियन लोग दुनिया के गरीबी से, पॉवर्टी से मिडिल क्लास में जाएंगे अगले 10 वर्षों में। तो ये मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट होगा और हमें उस पर केटर करना जरूरी है। अब आप बाइजू को देखिए, बाइजू ने छोटा सा शुरू किया केरला में, फिर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ, उन्होंने अपना पैसा लगाया बाइजू में। तो जो नई युवा शक्ति है, जो इनका एनर्जी है, जो इनका वाइब्रेंसी है, जो इनका डायनामिज्म है, वो ये लोग बड़े दिल से आगे चल के डिस्रप्शन करना चाहते हैं। इस समय सिलिकॉन वैली के बाद इंडिया का इकोसिस्टम दूसरे नंबर पर माना जाता है। इस गवर्नमेंट ने पहली बार अटल टिंकरिंग लैब शुरू किए। अटल टिंकरिंग लैब में हम 6ठी क्लास में रोबोट्स, 3D प्रिंटर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम 6ठी क्लास में दे रहे हैं। हम 5,400 टिंकरिंग लैब ऐसे शुरू कर चुके हैं जहां पर हमने ये सारा इकोसिस्टम क्रिएट किया, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क बदल रहा है इस समय। और यही बच्चे हैं जो आगे चल के रोबोट्स और 3D प्रिंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करेंगे। तो ये हमको आगे ले जाना है। ये हमारा लक्ष्य है कि अगले 2022 तक करीब हम 15,000 टिंकरिंग लैब्स देश में शुरू करें। दूसरी चीज जो हमने की है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स शुरू किए जगह जगह, हमने सपोर्ट किया, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया। तो आईआईटी के जो मुंबई के डायरेक्टर हैं वो बता रहे थे, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो कोई और रास्ता नहीं था, केवल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी, तो बैठते थे एग्जाम में, बैठ के किसी तरह पढ़ा के पास हो गए। पर अब वो बता दें कि 55% बच्चे या तो स्टार्टअप करते हैं या स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया। स्टार्टअप शुरू करना एक बीज बोने की तरह है। आपने बीज बोया, पानी डाला और एक खूबसूरत सा पौधा निकल के आया। लेकिन इस पौधे को महान कल्प वृक्ष कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं वो देखने में एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह है, लेकिन यहाँ सबके अंदर एक जुनून है। ये अपने विश्वास के बल पर सपनों को सच करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है भविष्य अच्छा होगा ही। मैं 15 साल यूएस में थी, लेकिन इंडिया में स्टार्टअप इनिशिएटिव शुरू हो गया था और इकोसिस्टम बनाया जा रहा था। उसने मुझ में इंटरेस्ट जगाया और मुझे लगा कि मुझे इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। इसीलिए 2.5 साल पहले मैं वापस आ गई। तो हम कमर्शियल प्लेसेस को प्रॉफिटेबल करते हैं और उनका प्लेसेस को एनर्जी एफिशिएंट और ऑपरेशनली एफिशिएंट बनाता है हमारा टेक्नोलॉजी से। और स्टार्टअप का इकोसिस्टम तो बहुत बढ़ रहा है। अभी हमारा क्लाइंट्स में ही देखे तो 5 MNCs एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारा टेक्नोलॉजी और 3 लोकल बिजनेसेस भी। एक कॉर्पोरेट जो भी है और या बिल्डिंग ओनर जो भी है, अभी स्टार्टअप्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनका बिजनेस में, क्लाइंट्स बनना चाहते हैं। तब ये 20 साल के पहले था, ये टेंडर्स वैसे था, पर अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है और वेलकमिंग है। नाउ द इन्वेस्टमेंट साइड ऑल्सो। अब निवेश के लिए भी अच्छे फंडर्स हैं जो सही स्टार्टअप्स में पैसे लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स की एक पीढ़ी थी जिसको तकलीफ हुई, लेकिन अब सभी फंडर्स सही फैसला करके सही जगह पे पैसा लगाते हैं। तो बहुत बढ़िया विकास को मैं होते हुए देख रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टार्टअप था 2008 में। लोग पूछते थे कि स्टार्टअप क्या, क्यों, राइट? अभी पूछ रहे हैं कि मतलब स्टार्टअप क्यों नहीं। So I would say the only way forward for Indian startup ecosystem is just forward. जब तक गवर्नमेंट्स ऐसे इनिशिएटिव लाती रहेंगी और इस तरह का काम करती रहेंगी, भारत को स्टार्टअप की दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टअप्स हमें देश की बुनियादी समस्याओं के हल दे सकते हैं, जैसे घरों में पानी की कमी को पूरा करना, ग्रामीण इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना, पर्यावरण की रक्षा के फायदे बताना। सोशल स्टार्टअप्स भारत में लोगों का जीवन बदल रहे हैं। भारत ने स्टार्टअप्स को सशक्त करने की और स्टार्टअप्स ने भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूं समझ लीजिए कि पूरा विश्व विचारों का एक इंक्यूबेटर है, तो भारत उसका सबसे बड़ा और सबसे प्रगतिशील स्टार्टअप है और बहुत जल्द सबसे सफल भी। और यह संभव किया है भारत के लोगों ने, भारत की सोच ने। तो ये थी भारत में स्टार्टअप्स की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।